पोहोचत नाही आहे. मंगलमूर्ती मसूर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत, ब्रिगेडियर. अ, ब्रिगेडियर साहब, इस विषय के बारे में हम दूसरी बार बातचीत कर रहे हैं. क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी, नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद. मेरा ये सवाल है कि आम लोगों को तो यही भाषा समझती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे. आम लोग तो राजनीति अच्छी तरीके से नहीं समझते. बिजनेस को बिजनेस की तरीके से कैसे उत्तर दिया जाता है ये भी शायद आम लोग नहीं समझते. आप एक फौजी रहे हैं और इस पूरे इलाके में आपने गश्त भी लगाई है. आपने शायद कुछ चीनी सैनिकों को मुक्के भी मारे होंगे. आप कैसे सोचते हो, कौन सा तरीका है चीन को जवाब देने का? देखिए, राजनीति तो हम फौज वाले भी नहीं समझते हैं। जी, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र करिकुलम है जी, जिसको बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। एनीवे, वो दूसरी बात है, उसे छोड़ें। देखिए, चीन को जवाब देने का अब जो तरीका आप पूछ रहे हैं, तो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1962 के जब चीन का आक्रमण हुआ था हमारे देश पे, तब हमने शायद यही कोशिश की थी कि इसे डिप्लोमेटिक तरीके से बैठ के सुलझाएं, और हमने मिलिट्री मैटर्स को शायद उस टाइम थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखा था, या बिल्कुल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जी, इस कारण हमें बहुत बड़ी हार और मुकी का सामना करना पड़ा था, और जिसका कि हम सबके जहन में, भारतीय के जहन में अभी भी है कि हम 1962 में चीन से हार गए थे। ये हम सबके जहन में है कहीं ना कहीं, और कहीं ना किसी तरीके से प्रकट होता है ये। जी, तो इस समय सबसे पहली बात हम सब जानते हैं, आम नागरिक भी जानता है कि अब वो ये भारत नहीं रहा है। जी, जो 1962 का भारत था वो भारत नहीं है अभी। अभी भारत में बहुत बदलाव है। देखिए, चीन की आर्मी विश्व में नंबर 3 पे है, और भारत की आर्मी नंबर 4 पे है। जी, ये विश्व भर में सबको मालूम है, हमारे आम नागरिक को भी मालूम है ये। तो अगर आर पार का मुकाबला हुआ इसमें, तो 19-20 का फर्क नहीं रहेगा, ये पलड़ा भारत के पक्ष में भारी होगा। जिस तरह से पिछली बार भी मैंने आपको बताया जी, कि हमारे देश में, भारत में, हम ज्यादा प्रशिक्षण पे जोर देते हैं, ज्यादा मैन मशीन कॉम्बिनेशन में देते हैं। जी, एक राइफल और राइफल के पीछे जो जवान है, हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ज्यादा जोर देते हैं। जी, हो सकता है चीन नया इक्विपमेंट ले रहा हो, आधुनिक इक्विपमेंट ले रहा हो, लेकिन उसका जो मैन मशीन कॉम्बिनेशन है, मैंने ग्राउंड पे रह के देखा है, जी, मैन मशीन कॉम्बिनेशन है, वो भारत से कई गुना पीछे है। जी, तो इस चीज में हमारा एडवांटेज है। जी, और एडवांटेज ये भी है इस बार कि हम मिलिट्री पावर में बराबर हैं, और डिप्लोमेटिक पावर में भी हम कई हद से चीन से आगे हैं। जी, मिसाल के मसूद तौर जी, पे आप डोकलाम ही ले लीजिए। डोकलाम में बिना एक भी गोली फायर किए जी, हम निकल गए, हम सुलझा चुके। यस, बोलिए। जी. आपने बहुत सही मुद्दा बताया कि डोकलाम में चीन को पीछे जाना पड़ा और चीन के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था, तो चीन ने 2 कदम पीछे ले लिए. ये बात भी आपने दोहराई कि चीन के लोगों को युद्ध का अनुभव नहीं है. क्या ये बात भी मायने रखता है चीन कि अगर सामने सामने की लड़ाई हो तो जितना तजुर्बा भारतीय जवानों के पास है या इंडियन मिलिट्री के पास है, शायद पिछले कई सालों में चीन ने तो बस आवाज करके ही कई देशों की जमीन अपने पास ले ली है, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध का अनुभव कहे तो चीन के पास नहीं है. आप कुछ हद तक आपके जो ये स्टेटमेंट है ये सही भी है। देखिए, चाइना ने अपना एडवर्सरी, दुश्मन यूएसए को समझ रखा है। उस हिसाब से उन्होंने अपने पानी के जहाज बनाए हैं, अपने टैंक्स बनाए हैं, अपने एयरक्राफ्ट बनाए हैं। जी, इनके एयरक्राफ्ट कहीं टेस्ट नहीं हुए हैं, इनके युद्धपोत कहीं टेस्ट नहीं हुए हैं। जी, मिसाल के तौर पे इनका एयरक्राफ्ट कैरियर ही ले लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास 2 हैं, लेकिन ये कहीं टेस्ट नहीं हुए हैं। जी, हमारे पास एक है विक्रमादित्य, जो कि रशिया में टेस्ट हुआ है, और हमारा प्रशिक्षण इस पे हुआ है
हमने दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर रख के उनको रिटायर भी कर दिया है। जी। मतलब हमारा अनुभव देखिए कितना है इस चीज में। सिमिलरली हमारा अनुभव JNK में ही ले लीजिए मिसाल के तौर पे, हमारा एलसी है पाकिस्तान के साथ, रोज कुछ ना कुछ जो छुटपुट वारदात होती रहती है वहां पे, जिसे कि हम बखूबी लेसन देते रहते हैं पाकिस्तान को। चाइना के साथ भी हमारा, लेकिन ये पैक्ट जो है जहां पे हम हथियार यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे LAC काफी फ्लूइड सिचुएशन में है। भारतीय मूल के लोग या जवान या सोल्जर्स वहां सोचते हैं कि हमारी LAC यहां से गुजरती है जी, और चाइनीज का परसेप्शन LAC के बारे में अलग है। तो उस कारणवश चूंकि हमारे पेट्रोल मिलते हैं और LAC में एक परसेप्शन का डिफरेंस है, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया था जी, कि हम अपना हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हथियार होता है हमारे पास जी, जो भी सोल्जर वहां जाता है हथियार के साथ जाता है और वो इसे इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यह एक हमारा पैक्ट है जी। और जब ये हथियार इस्तेमाल होगा तो रिजल्ट इसका कुछ और ही होगा। आप जानते हैं मैन मशीन कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूं जी। मसूद जी, इसमें और एक बात है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं चर्चा में, जब तक हमारे साथ और हमारे जो मेहमान है वो जुड़ जाए, चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये था कि ये जो आपने मैन मशीन की बात की, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने अपने अगल बगल में कुल मिला के 23-24 देश है, उनमें से 22 देशों से चीन का झगड़ा चल रहा है कुछ ना कुछ मायने में। किसी की ज़मीन चाहिए, किसी में पूरा अधिकार चाहिए, किसी समुंदर पे अधिकार चाहिए, क्योंकि वहाँ से तो व्यापार काफ़ी सारा होता है चीन का। तो आपको लगता है कि चीन को सबक सिखाने का मिलिट्री की कार्रवाई यही एक जवाब हो सकता है, यही एक उत्तर हो सकता है, या और भी कई रास्ते हैं कि चीन को हम सिखा सकते हैं? देखिए, रास्ते तो बहुत हैं। इंटरनेशनल अरीना में बहुत सारे रास्ते होते हैं। इसमें अपना सारे देशों का मिश्रण भी होता है, और स्पेशली आफ्टर जो ये कोविड का थर्ड वर्ल्ड वॉर जो चाइना ने छेड़ दिया है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। देखिए, कई लोगों की मृत्यु हुई है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही समझ लेना चाहिए जी। जिस तरह से हर कॉन्टिनेंट में इन्होंने तबाही की है। तो देखिए, अभी चाइना, साउथ चाइना सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल। इसमें ऑयल के इतने भंडार हैं कि अगले 40-50 साल तक भी ऑयल निकालते रहें चाइना तो इनका तृप्ति नहीं होगा, इतना ऑयल है जी। यहाँ पे चाइना अपना दबदबा रखना चाह रहा है। बाकी सारे जो यहाँ के छोटे मोटे कंट्रीज हैं वो इसको अवॉइड कर रहे हैं, इसको इससे दूर रहना चाह रहे हैं, इसको इसमें हाथ नहीं डालना चाह रहे जी। फिलहाल के तौर पे। अभी US ने अपनी फ्लीट भेजी हुई है वहां पे जी, स्टेबलाइज करने के लिए सिचुएशन को। एंड साउथ चाइना सी में US की फ्लीट मौके को स्टेबलाइज कर रही है। एंड उसके बाद आता है अपना इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हमारी नेवी है जी। देखिए, इंडियन ओशन में मैक्सिमम सी ट्रेड होता है। यहाँ सारे हर तरह की शिप्स, कैरियर शिप्स इसी रास्ते से जा रही हैं। अगर यहाँ पे इंडिया का दबदबा है, हम इसे जानबूझ के कुछ यहाँ पे टेंशन नहीं बढ़ाते, पर यहाँ पे हम काफी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, चाइना के लिए बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं जी। और देखिए, जैसे अब हम इंडिया में चाइनीज वस्तुओं को अवॉइड करना, ना लेना बोल रहे हैं सबको, ये सब हमारा एक आम आदमी भी फील कर रहा है कि चाइनीज वस्तु, एक सस्ती वस्तु लेके 1-2 दिन खुश होते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करती। थोड़ी सी महंगी वस्तु लेंगे तो वो ज्यादा दिन चलेगी, ये हमारा आम आदमी समझ रहा है जी। बिल्कुल। हमने इसका बहिष्कार भी किया है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं जी। बट एक ही सीख चाइना से हमने लेनी है कि वो अपना टाइम। हाँ जी, नहीं, आप कंप्लीट करें, आपका मुद्दा पूरा करें आप। एक ही चीज हमने चाइना, जो हमारा मूल दुश्मन है, उससे लेनी है कि उनका एक आदमी, आम आदमी मुद्दे का बहुत पक्का है, टाइम का बहुत पक्का है, पाबंद है। अगर उसकी फैक्ट्री 9 बजे खुलेगी तो 9 बजे 5 मिनट पहले आ जाता है वो काम करने, चाहे वो डर हो, दबदबा हो, चाहे जो भी चीज हो। उससे क्या है, उनका समय का बड़ा अच्छा नीति चलता है। ठीक है, इसमें शायद हम लोग बहुत सारे पीछे हैं और आपने बहुत अच्छी बात कही है।
आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमें सीखनी चाहिए शायद चीन से, लेकिन आपने एक वो भी बात दोहराई कि अगर हम बाय सी का बिजनेस के बारे में और जो व्यापार होता है उसके बारे में सोचे तो हम चायना के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें खडी कर सकते हैं. योगेश पराळे आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत, प्राध्यापक आहेत. योगेशजी, केव्हाही पाकिस्तानच्या बाबतीत आपण बघितलं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला आपण एकटे पाडण्यात यशस्वी झालो आणि त्याचा मोठा फायदा आपल्याला झाला. सर्जिकल स्ट्राईकच्या नंतर सगळं जग आपल्या बाजूने उभं राहिलं. चीनच्या बाबतीत जर का अशा प्रकारच्या टॅक्टिक्सचा विचार केला तर भारत कुठपर्यंत प्रगती करू शकलाय? तुम्ही पाकिस्तानचा जो उल्लेख केला की आपण पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर एकटं पाडू शकलो, हे पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर एकाकी पाडण्याचे राजनैतिक प्रयत्न हे भारताकडनं गेल्या काही दशकांपासून ऍक्च्युअली सुरू होते आणि त्याचं फळ हे गेल्या 10 दशकामध्ये आपल्याला हळूहळू मिळालं. मसूद सर, आखिरी सवाल इस चर्चा का आपको. ऐसा कहा जाता है कि जो मिलिट्री होती है वो एक्शन लेती है लेकिन उसके पहले काफ़ी सारी तैयारियां की जाती है, जैसे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, इस सभी चीज़ों की तैयारी की जाती है और आखिरी जो वार होता है वो मिलिट्री के जवान करते हैं जो वहाँ पे तैनात होते हैं या मौजूद होते हैं. पिछले कुछ दिनों से अपने जिन्हें हम देश के सुरक्षा सलाहकार है डोभाल जी, वो कहीं है नहीं इस पूरी चर्चा में. पाकिस्तान पे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब भी हमने देखा था कि इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण था और मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण था. इस बार क्या कुछ चल रहा है, आप कुछ हमें बता पाएंगे इसके बारे में? देखिए, डोभाल साहब अपने ही काम में व्यस्त होंगे, जो कि ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस गेनिंग है, डिप्लोमेसी है, ये अपने काम में व्यस्त होंगे. एंड जैसा आपने सोल्जर्स का कहा, देखिए जो सोल्जर ग्राउंड पे है वो समझता है और वो सेल्फलेस काम कर रहा है. सेल्फलेस काम कर रहा है मतलब देश के हित के लिए काम कर रहा है. सो हमें बार बार उस सोल्जर को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब काम कर रहे हैं. मेरी सिर्फ अपने देशवासियों से ये अपील है कि आप न्यूज़ देखिए और जो सोल्जर्स कर रहे हैं ग्राउंड पे उन्हें करने दीजिए. वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं और देश को कभी भी पीछे या देश का पलड़ा हल्का कभी भी नहीं होने देंगे. रही बात अपने क्या बोलते हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी हमें कल ही छूट दे दी है. हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बोला है कि आर्मी को खुला हाथ दे दिया गया है जी, छूट दे दी गई है. ये देखिए, पहले हम लोगों का जो एग्रीमेंट था हमारा चाइना के साथ कि हम जो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें LAC में जहां परसेप्शन अलग अलग हैं, जैसे मैंने कहा, इस एरिया में अगर हम जाएंगे तो हथियार लेके जाएंगे लेकिन हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड है जी. तो हमारे जवान हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे. जरूर होता था, हथियार उनका अंग है, बॉडी का एक पार्ट है, उसे जरूर अपने साथ रखते हैं और लेके जाते हैं. लेकिन अभी लोकल कमांडर्स और वहां के लद्दाख के जो ओहदेदार हैं, ऑफिसर्स हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उन सबको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप अपने इच्छा अनुसार, सिचुएशन अनुसार, सिचुएशन को आंक कर आप एक्शन लीजिए. ये एक बहुत बड़ी खबर है. एंड सेकेंडली गवर्नमेंट ने और दिया है हमें कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को कि आपको 500 करोड़ में अगले चंद दिनों में यदि हमें कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसे फास्ट ट्रैक में आप इसे इतना वर्थ आप प्रोजेक्ट इसे तुरंत ही पा सकते हैं, चाहे वो हथियार हो, एमिनेशन हो, साजो सामान हो, जिसे कि मसूर जी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से निर्देशित किया है गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ये सरकार क्या करना चाहती है और पूरे देश को नाज है और पूरे देश को पूरी तरह से विश्वास है जो भारतीय सेना के ऊपर, जो वहाँ पे सैनिक और जवान मौजूद है उनके ऊपर, हम पूरी तरह से उनके साथ है. मराठीत ज्याला म्हणतात की किंवा हिंदीमध्ये ज्याला म्हणतात ईट का जवाब पत्थर से दे, पण दरवेळेला विटेचा जवाब पत्थरने देण्याची आवश्यकता नसते. काही वेळेला हात न हलवता सुद्धा समोरच्याला नामोहरम करता येतं. आणि सध्याच्या भारतामध्ये ज्याचा उल्लेख वारंवार मसूदजी करतायत की पहिला हा 1962चा भारत राहिलेला नाही, त्यामुळे चीन गाफील राहिलाय आणि त्याला निश्चितपणे आपण कठोर अशा पद्धतीनं उत्तर देऊ. थोडंसं थांबावं लागेल, दरवेळेला लगेच वार करायचा नसतो, समोरच्याला वेळ द्यायची असते.
आपण दोन्ही मान्यवरांनी वेळ दिलेत. आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. आज इथेच थांबूयात.